वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज। तो जैसा कि हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे डायमेंशनल एनालिसिस पे डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम अपने वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस पर आधारित बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि मात्रक विमाओं से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा, कार्य का मात्रक है। जैसा कि हम सारे मात्रकों को देख चुके थे, भिन्न डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज ली गई थी और उनके मात्रकों पर डिस्कशन किया गया था, उनके डायमेंशनल फार्मूलों पर भी डिस्कशन किया गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि चारों ऑप्शंस पे हम करेंगे, चारों ऑप्शंस का डिस्कशन किया जाएगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन जो हो रहा है वो तो बन ही जाए और जो अन्य 3 क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन करने पर भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस और बन जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, जूल। नंबर बी पे जो न्यूटन है वो क्या होता है, ये होता है बल का मात्रक। वाट ये होता है शक्ति का मात्रक। और डाइन आपका CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो डाइन और न्यूटन दोनों बल के मात्रक हैं, लेकिन अंतर क्या है कि न्यूटन जो है वो MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है और डाइन जो होता है वो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है। कभी कभी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि बल के जो 2 मात्रक न्यूटन और डाइन होते हैं MKS पद्धति में और CGS पद्धति में, इनमें संबंध क्या होता है। तो आपको यहाँ पे होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो इस तरह से हमने क्या किया कि चारों बहुविकल्पी क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। कार्य का मात्रक हो गया आपका जूल, ये न्यूटन बल का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है और बल का एक मात्रक CGS में डाइन होता है, जिनमें संबंध ये होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। अब प्रकाश वर्ष, आपको यहाँ से वर्ष से, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्ष को देखते हैं और ये देखते हैं कि वर्ष जो है वो तो एक टाइमिंग है, तो समय में टिक कर देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। समय में टिक नहीं करना है। प्रकाश वर्ष जो है वो समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यहाँ पे दूरी पे टिक करना पड़ेगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है। प्रकाश तीव्रता, द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक, किलोग्राम। समय का क्या होता है, सेकेंड। प्रकाश तीव्रता इसकी ल्यूमिन होती है इकाई। अब हम बात करते हैं, प्रकाश वर्ष का हो गया मात्रक दूरी, समय का है सेकेंड, प्रकाशिक तीव्रता का ल्यूमिन, द्रव्यमान का है किलोग्राम। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रकाश वर्ष है तो ये दूरी का बहुत बड़ा मात्रक होता है। अब यदि हम करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष, दूरी को हम किस में मापते हैं, दूरी को हम मापते हैं किलोमीटर में या मीटर में। मीटर जो होता है वो सबसे छोटा मात्रक होता है, उससे भी ज़्यादा, उससे भी छोटे अगर चलेंगे तो सेंटीमीटर होता है। और तो अगर हमको प्रकाश वर्ष को मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.26 × 10⁻15 मीटर। और इसका दूरी का एक अन्य मात्रक होता है पारसेक। अगर हम पारसेक की बात करें तो पारसेक जो है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है। तो बात करते हैं एक पारसेक बराबर अगर करेंगे तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इस तरीके से किसी भी राशि के बड़े से बड़े मात्रक होते हैं और छोटे से छोटे मात्रक भी होते हैं, जिनमें हम रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। सर जो है देखिए अगला। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पास्कल इकाई है। तो कुछ चीज़ें आपको जरूरी नहीं है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे डिस्कस की गई हों। अगर वो चीज़ नहीं डिस्कस की गई तो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, तो इसको समझें। पास्कल इकाई है।
अब ये पास्कल जो है ये एसआई यूनिट होती है, किसकी होती है? अभी हमने एमकेएस और सीजीएस का डिस्कशन किया, लेकिन एसआई कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे बल का है, बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है। तो इस तरीके से क्वांटिटी केवल एमकेएस या किलोग्राम, मीटर और सेकेंड में ना माप का कोई एक इसका यूनिट दे दिया जाता है, तो उसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट। तो पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई होती है। अब देखते हैं ये आर्द्रता, ठीक, आर्द्रता को हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। टेम्परेचर, इसको हम केल्विन में मापते हैं। कार्य, इसका तो हम जानते ही हैं कि जूल होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? पास्कल का दाब। अब यदि हमें दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बल के लिए न्यूटन और ये हो जाएगा प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका यदि हम इसमें न्यूटन और मीटर में करना चाहें तो दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन जाएगा। मात्रक, इसी को बोलते हैं पास्कल। चौथा करते हैं क्वेश्चन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पे नहीं करवाया गया था, तो इसका करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक कब उत्पन्न होता है? क्या हो गया? यंग प्रत्यास्थता गुणांक में जब भी हम क्या करते हैं कि कोई सॉलिड वस्तु को हम प्रेशर लगाकर उसको दबाते हैं, तो वो वस्तु भी क्या करती है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहती है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा रिजिड बॉडी वाले जब मोशन करते हैं, एक यदि कोई वस्तु अपनी विरूपक स्थिति से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना चाहती है, तो वहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और विकृति, ये 3 टर्म्स पे आधारित हमने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा इंटर पे आप लोगों ने। तो इसमें क्या है कि प्रतिबल बटे विकृति, फोर्स लगाने पे पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? प्रतिबल। तो F बटे A। और उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु पे, तो उसकी जो लंबाई में परिवर्तन होता है, और उसकी प्रतिबल को हम जानते हैं कि बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति जो होती है वो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यदि हम इसका करेंगे तो डेल्टा L बटे L, मीटर बटे मीटर, तो मीटर से मीटर कट ही जाएगा। F का हम जानते हैं कि F का होता है मात्रक न्यूटन और A का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आप ऑप्शन देखें क्वेश्चन में है डायन प्रति सेंटीमीटर, ये नहीं है, गलत। न्यूटन प्रति मीटर, ये गलत। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये C नंबर सही होगा आपका। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ इसमें संबंध देख रहे हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक आया है, और इसमें हमने दाब का मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निकाला है। तो अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक किसके समान होता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप यदि 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे, कोई भी बल दे देगा, कार्य दे देगा, दाब दे देगा, आर्द्रता दे देगा, तो आपको दाब में टिक करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि यहाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का भी आया और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आया। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है वो दाब के मात्रक के बराबर होता है। चलिए 5वें क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है। तो विमाओं पे डिस्कस कर ही चुके हैं, अब देखते हैं, हम चेक करेंगे। जैसे इसमें लिखा बल, बल का हम सूत्र जानते हैं कि बल का कितना होता है? mLT-2। दाब का कितना होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहीं से आपको स्पष्ट हो रहा है कि बल बटे क्षेत्रफल जब होता है, क्षेत्रफल विमाहीन राशि है नहीं है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बल और दाब का कभी भी विमीय सूत्र समान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दाब बराबर हम जानते हैं कि बल बटे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का इसमें भाग है और क्षेत्रफल विमाहीन राशि है नहीं है, तो बल बटे क्षेत्रफल, ये दाब बल के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हुआ कि ये समान नहीं है, पूछ रहा है वो, समान है ये नहीं पूछ रहा, समान नहीं है, तो इस वजह से ये सही होगा।
बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्य का हम जानते हैं कि ml² t-2 होता है, और ये जानते हैं कि कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में चेंज किया जा सकता है। तो कार्य ऊर्जा का ही एक प्रकार का रूप होता है। तो क्या ऊर्जा का विमी सूत्र क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। कार्य और ऊर्जा का विमी सूत्र एक ही होगा। आवेग एवं संवेग, जब हम करते हैं कि जब भी कोई बॉल जो है हिट की जाती है बल्ले से और वो बॉल जब दूर जाती है तो उसमें क्या होता है कि इम्पल्स जो है वो क्या होता है कि मोमेंटम, इसमें एक रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है कि जब संवेग परिवर्तन होता है तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? आवेग उत्पन्न होता है, जो एक सूक्ष्म समयांतराल के लिए आरोपित होता है किसी भी बॉडी पर। तो इसमें रिलेशनशिप क्या होता है कि जो संवेग परिवर्तन होता है, जो संवेग परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है। अब यदि आवेग का जो विमी सूत्र होगा तो क्या संवेग का वही विमी सूत्र होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि संवेग परिवर्तन है आवेग के बराबर। तो आवेग का जो विमी सूत्र बनेगा वो बनेगा संवेग परिवर्तन के बराबर। ठीक, तो इनके विमी सूत्र भी समान होंगे। भार और बल, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, लीनियर मोशन करवाएं उस चीज़ को, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो लीनियर होगा, और जो भार होगा वो क्या होता है कि जैसे g, यदि हम उसमें mg, इसमें होता है ma और इसमें होता है mg, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें हम लीनियर एसिलरेशन करते हैं और इसमें ग्रेविटेशनल एसिलरेशन लेते हैं। तो लीनियर एसिलरेशन लें चाहे ग्रेविटेशनल एसिलरेशन ले, हम जानते हैं कि एसिलरेशन जो टर्म्स है उसका LT-2 होता है और m का m हो गया। तो इसके दोनों के भार और बल, भार भी एक प्रकार का बल ही होता है, तो इस वजह से इसके दोनों के विमी सूत्र क्या हो जाएंगे? mLT-2। तो यहाँ पे भार और बल के विमी सूत्र भी समान होंगे। ये क्वेश्चन आपका RRB 2002 में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब जितने भी हैं। इसमें एक ऑप्शन ना बता के हम क्या कर रहे हैं कि चारों ऑप्शंस पे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे एक क्वेश्चन न बन के कई 4 या 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सॉल्व किए जा सके। छठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है, 4 ऑप्शन दिए हैं, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। अब सदिश राशि हम जानते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन का भी उल्लेख किया जाता है। अब डायरेक्शन किस में हो सकती है? द्रव्यमान में क्या डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि द्रव्यमान कोई भी वस्तु अगर कहीं पर रख दिया जाएगा तो उसका जितना परिमाण होगा केवल वो इंडिकेट किया जाएगा, ये नहीं कि उसके डायरेक्शन देखें हम। उसके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होगा, केवल और केवल यदि उसका द्रव्यमान देखा जाएगा कि 5 किलोग्राम की वस्तु है, ये क्या है? अदिश राशि, इसकी डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। समय, इसमें भी केवल परिमाण देखा जाता है कि 6 घंटे हो गए कि 7 घंटे हो गया, इसमें भी हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। लंबाई, हम कहीं भी अगर जा रहे हैं तो बिना डायरेक्शन का उल्लेख किए हम ये कहेंगे कि हम इतना चले। हम ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर दिशा में इतना चले, नहीं तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, वो हमारी सदिश राशि होती है। लेकिन अगर लंबाई लिखा होगा तो लंबाई अदिश राशि होगी, लंबाई सदिश राशि नहीं होती है। तो यहाँ द्रव्यमान भी नहीं हुआ, समय भी नहीं हुआ, लंबाई भी नहीं हुई। लेकिन वेग जो है, यदि यहाँ पे चाल लिखा होता तो फिर ये भी नहीं होता, क्योंकि चाल जो है वो एक अदिश राशि होती है। चाल डिपेंड करती है केवल और केवल उसकी मार्ग पर, लंबाई पर, लेकिन जो वेग होता है वो डिपेंड करता है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर। तो वेग जो है वो क्या है? वो सदिश राशि है जो कि केवल डिस्प्लेसमेंट पर और समय पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से वेग क्या हुआ? सही आंसर है, वेग एक सदिश राशि है।